नमस्कार। का से किताब में आपका स्वागत है। ये मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल का बहुत खास प्रोग्राम है जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में, पढ़ने लिखने की उनकी दिलचस्पियों के बारे में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा साहब, और आज हम उनसे जानेंगे उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने मुझे बुलाया, मैं भी बहुत आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट यू कॉल्ड मी। सर, जो पहला सवाल होता है वो हम ये पूछते हैं कि आपने हाल फिलहाल में कौन सी किताबें पढ़ी हैं अच्छी, पिछले दिनों या अभी जो पढ़ रहे हो आप? अच्छा, तो ऐसा है, इसका थोड़ा मैं सोचकर थोड़ा लंबा जवाब दूंगा। बिल्कुल। मेरी उम्र तो काफी हो गई है, मैं 60 के ऊपर का हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जी। तो मैं फिक्शन, लेकिन उपन्यास माने कि उपन्यास बहुत पढ़ता था। जी। और मेरे माने प्रिय लेखक थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिन्होंने यूरोप पे और विश्व युद्ध पे भी लिखे उपन्यास और स्पेन पे भी लिखे, और समरसेट मॉम जो अंग्रेजी एक लेखक थे। तो मैं उपन्यास और माने कि मैं ज्यादातर अंग्रेजी में ही पढ़ता हूँ। और हमारे जो भारतीय भी नॉवेलिस्ट थे, आर के नारायण, मनोहर मुलगांवकर, उनके भी लेख में खूब पढ़ता था। तब बाद में ऐसा हुआ कि मैं अपने इतिहास में लग गया, अपने शोध में लग गया, और मेरा पढ़ना ज्यादातर इतिहास और राजनीति पे ही, उसी पे ज्यादा ध्यान रखा मैंने, और मैंने उपन्यास पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन हाल में ये कोविड पेंडेमिक के माध्यम से आई रिडिस्कवर्ड माय लव ऑफ फिक्शन। मेरे समझ में जी। जो सबसे साहित्य का सबसे ऊंचा पोजीशन में मानता हूं फिक्शन राइटर, जो नॉवेलिस्ट जो है लिखते हैं, जो उपन्यास में जो आप इंसानियत को दिखा सकते हैं कितने रंगों से और कितने अलग अलग तरीकों से। मैं इतिहास में कभी नहीं, फैक्ट इज ऑलवेज मोर बोरिंग देन फिक्शन, अंग्रेजी में बोलूंगा, फैक्ट इज मोर। तो पिछले साल में मैंने फिक्शन बहुत पढ़ा है, और खास करके 19वीं शताब्दी के सबसे जाने माने लेखक जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय, जो रूस के लेखक थे, जिनका प्रभाव, जिनके सोच का प्रभाव गांधी जी पे भी बहुत पड़ा। लेकिन गांधी जी टॉल्स्टॉय के फिलोसॉफिकल राइटिंग्स पढ़ते थे। मैंने टॉल्स्टॉय के 2 सबसे मशहूर नॉवेल्स, एना कैरेनिना और वॉर एंड पीस पढ़े। और मैं सब नौजवान को मैं ये बोलूंगा, या नौजवान को, आपके बुजुर्ग लोग भी देखते होंगे आपके प्रोग्राम को, जो भी देख रहा, मैं कहूंगा कि इतने बढ़िया किताब मैंने कभी नहीं पढ़े। वॉर एंड पीस बाय टॉल्स्टॉय एंड एना कैरेनिना बाय टॉल्स्टॉय। और एक मैं तीसरी किताब का रिकमेंडेशन करूंगा, मिडिल मार्च बाय जॉर्ज एलियट, विच इज अबाउट 19th सेंचुरी इंग्लैंड। तो टॉल्स्टॉय 19वीं शताब्दी रूस के बारे में लिख रहे हैं, और जॉर्ज एलियट 19वीं शताब्दी इंग्लैंड के बारे में लिख रहे हैं। और ये कहानी है, माने कि उनके, इट इज मेड अप, इट इज क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन उनका जो सोच है समझ पे, इतिहास पे, समाज शास्त्र के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, इतना गहरा सोच है इन लोगों का। मैं मानता हूं टॉल्स्टॉय एंड जॉर्ज एलियट, कोई भी मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे इस दुनिया से जाने से पहले मुझे समय मिला कि मैं टॉल्स्टॉय और जॉर्ज एलियट पढ़ पाऊं। क्या बात, वाह। और ये बहुत मोटी किताबें हैं। जी, मोटी किताबें हैं। मिडिल मार्च करीब 700 पन्ने का किताब है, वॉर एंड पीस करीब 1200 पन्ने का। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, दोपहर को, शाम को, अपने काम खत्म करने के बाद, हर एक दिन 20-30 पन्ने, और ज्यादा नहीं। और क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आहिस्ता पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल अंदर आपको गहरा समझ आएगा। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने टॉल्स्टॉय पढ़ लिया और जॉर्ज एलियट पढ़ लिया, और अब कुछ बाकी नहीं। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अब तक का जो आपका अनुभव है उसमें किसी भी फील्ड की जो आपकी सबसे प्रिय किताबें हैं, सबसे पसंदीदा किताबें हैं, वो कौन सी हैं? और अगर ये भी बता पाएं कि क्यों हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो किस
अलग अलग फील्ड्स की, हिस्ट्री की, जो फेवरेट किताबें जब कोई कहे तो आपको जो किताबें याद आती हो? ऐसा है कि देखिए, आप पीछे देखिए, मेरे सैकड़ों किताबें हैं यहाँ, तो फेवरेट सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है जी, लेकिन जो जैसे याद आ जाए जैसे याद आती। तो मैं कहूं कि एक तो मेरे पीछे आप देखेंगे गांधी जी और अंबेडकर, दोनों बढ़िया लेखक भी थे। आप गांधी जी की अगर आप आत्मकथा पढ़े तो दैट इज अ ब्यूटीफुल बुक। या अंबेडकर का एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो छोटा सा किताब है, ये जाति के खिलाफ, ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ। और हमारे देश में अभी नहीं, आजकल नहीं, मैं नहीं समझूंगा कि राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी से कोई बहुत ही बढ़िया किताब निकले उनके, दे आर नॉट राइटर्स। लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो लीडर थे, जैसे अंबेडकर, गांधी, नेहरू, राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैं आपके दर्शक को बोलूंगा कि उनके लेख पढ़ें, क्योंकि नेहरू का जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन इंडिया। अंबेडकर के जो लेख है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, समाज को सुधारने के लिए ऐसा लेख किसी ने भी नहीं लिखा होगा शायद। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बुद्धिजीवियों के किताब पढ़ें या प्रोफेसर लोग की किताब पढ़ें। मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने भी बहुत अच्छे किताब लिखे। आजकल भी मैं कहूंगा कि एक किताब है, हमारे जो आजकल के एक्टिविस्ट है योगेंद्र यादव ने एक माने कि स्वराज अभियान स्थापित होने से पहले उन्होंने एक किताब निकाला, मेकिंग सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे जो प्रजातंत्र पे जो के बारे में मैं मानता हूं इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, मेकिंग सेंस ऑफ डेमोक्रेसी बाय योगेंद्र यादव। क्या बात सर, मुझे ये बताएं कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं किताबें, उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? अगर कोई नहीं पढ़ता है तो वो क्या मिस करता है? उसे किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, या किताबें पढ़ने की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? किताबों पढ़ने से आपको मजा भी आता है और दिलचस्पी भी आती है और ज्ञान भी प्राप्त होता है और आप एक दूसरे दुनिया के अंदर जा सकते हैं। देखिए, अगर आप 19वीं शताब्दी रूस के बारे में पढ़ें तो आप दूसरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं। आप अंग्रेजी में बोलूंगा, यू आर एक्सपेंडिंग योर क्रिएटिव इमेजिनेशन, यू आर एंटरिंग अनदर वर्ल्ड। तो किताब के माध्यम से आप जो कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मजा भी जो आता है कि जो कोई ऐसा लेखक हो भाषा का इतना बढ़िया इस्तेमाल करता हो, चाहे आप हिंदी में पढ़े या तमिल में पढ़े या कन्नड़ा में पढ़े या अंग्रेजी में पढ़े, अपनी भाषा जो मैं जुबान बोलता हूं उसको इतना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, इतने मौज और मजा के साथ लिखते हैं। तो आपको अगर मैं अंग्रेजी में बोल पाऊं, रीडिंग बुक्स इज बोथ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। आपका समझ भी बढ़ेगा और आपको मजा भी ज्यादा आएगा। तो मैं तो किताबों के बिना मैं जीना मेरे लिए असंभव है, और मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे बहू के लिए, मेरे बच्चों के लिए, और वो अलग अलग की किताब पढ़ते हैं और वो आस पास में है। मैं रिकमेंडेशन तो मेरे घर में ही आते हैं, मेरी लड़की, मेरा लड़का बोलता है कि आया तुमने ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ो। तो साहित्य, संगीत और कला, ये 3 चीजें से आप जिंदगी अपना आप बेहतर बना सकते हैं। साहित्य, संगीत और कला। आजकल और संगीत को भी मैं बहुत सुनता हूं, खासकर हमारे शास्त्रीय संगीत। मैं कभी भी इस प्रोग्राम से आने से पहले मैं YouTube पे एक पुराना रिकॉर्डिंग सुन रहा था निसार हुसैन खान का, जो हमारे रामपुर घराना के बड़े उस्ताद थे, जो जिनके शिष्य ये है रशीद खान के गुरु होते थे, और खास करके तराना मास्टर थे। तराना तो मैं कहूंगा संगीत, साहित्य और कला। और ये भी है हिमांशु कि चुने हुए लोग होते हैं जो तीनों को समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य, कला और संगीत तीनों अच्छी गहरी तरीके से वो समझते थे, और हम जैसे आम आदमी सबको नहीं, तीनों को नहीं समझ सकते हैं। मेरी जो है
कला, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट इज वेरी लिमिटेड। मैं कला बहुत कम समझता हूं। अगर आप मुझे कोई तस्वीर दिखाएं या फिल्म को ले जाएं, मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन साहित्य और संगीत जरूर। और जो जितना मैंने पाया है साहित्य और संगीत से, और किसी माध्यम से मैंने नहीं पाया, तो मैं कहूंगा। और अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर जैसे वो पहुंचे हुए मनुष्य हो जो संगीत, साहित्य और कला तीनों समझ सकते हैं, तीनों से रुचि ले सकते हैं, तीनों में भाग ले सकते हैं पूरी तरीके से, तो तब तो देन यू आर ग्रेट। लेकिन यहाँ साहित्य, मेरे लिए साहित्य काफी है और संगीत काफी है। क्या बात। और एक और आखिर में एक चीज कहूंगा, शायद आप तो जानते होंगे कि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। जी, मैं उससे आने वाला हूं। और मैंने क्रिकेट पे किताबें भी लिखे हैं। जी, लेकिन आजकल मुझे जितना, माने संगीत से जितना मुझे मिलता है, क्रिकेट से कभी नहीं मिल सकता। अगर आप मुझे कहें कि आप राशिद खान को सुनने जाएंगे या विराट कोहली को बैटिंग करने देखना चाहोगे, तो मैं जरूर राशिद खान को ही सुनने जाऊं। संगीत से मैं संगीत प्रेमी हूं, क्रिकेट प्रेमी से ज्यादा। कुछ सर संगीत पर कुछ लिखने का ख्याल आया जब आप ये सुनते हैं? मैं लिखता हूं, अखबारों में लिखता हूं, लेकिन मेरी इतनी जानकारी इतनी गहरी नहीं है कि मैं पूरा किताब लिखूं। मैंने 8-10 कॉलम लिखे होंगे, छोटे से लेख लिखे होंगे, लेकिन मैं रिकमेंडेशन जरूर दूंगा आपको, खास करके हमारे हिंदुस्तानी संगीत पे। जी, अंग्रेजी में 3 किताब हैं जो मैं जरूर मैं रिकमेंड करूंगा। बिल्कुल। एक कुमार मुखर्जी थे, लखनऊ के, आप तो लखनऊ से बोल रहे हैं, वो लखनऊ के रहने वाले थे। उनके पिताजी डीपी मुखर्जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर थे समाज शास्त्र के। तो कुमार मुखर्जी का बचपन लखनऊ में ही रहा और वहां पे उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। एक बहुत ही जाने माने गुरु थे SN रतनगंकर, जो लखनऊ में पढ़ाते थे। तब कुमार मुखर्जी जी कलकत्ता गए काम करने और बड़े अफसर रहे, वो कोल इंडिया के डायरेक्टर रहे। लेकिन पूरे जिंदगी में उन्होंने संगीत सुना और रोज वो रियाज भी करते थे। और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखा, लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक बाय कुमार मुखर्जी। लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक हमारे शास्त्रीय संगीत पे सबसे बढ़िया किताब मैं मानता हूं। दूसरा किताब एक हमारे लेखक थे दिल्ली में, शीलाधर, जो लेखक भी थे और संगीतकार भी थे। उन्होंने एक किताब लिखा, संगीत और खाने पे, राग एंड जोश, और म्यूजिक एंड कुकिंग, राग एंड जोश। तो और तीसरा किताब एक नमिता देवी दयाल, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखा अपने संगीत के प्यार के बारे में, कॉल्ड द म्यूजिक रूम। तो संगीत पे ये 3 किताबें मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। कुमार मुखर्जी लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, शीलाधर्स राग एंड जोश, एंड नमिता देवी दयाल द म्यूजिक रूम। क्या बात, वाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप तो दुनिया भर में गए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से जुड़े रहे हैं, किताबों से जुड़ी आपकी कोई फेवरेट जगह, कोई लाइब्रेरी, कोई दुकान जो आपको याद आती हो और जिससे जुड़ा कोई किस्सा भी अगर आप सुनाना चाहें तो बता सकते हैं? लाइब्रेरी और दुकान। जी, तो पहले लाइब्रेरी के बारे में जी, तो मेरे 2 बहुत प्रिय लाइब्रेरी है। एक दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो जवाहरलाल नेहरू के पुराने मकान के पीछे बना था, और दूसरा लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी, जो विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, जिसमें सबसे ज्यादा किताबें शामिल है। लेकिन बुक स्टोर्स के भी बारे में मैं बता सकता हूं। मेरे बेंगलोर में है 2, मेरे बेंगलोर में एक मेरे घर के पास ही एक रोड है, चर्च स्ट्रीट नाम करके, MG रोड के पीछे। वहां पे 2 बहुत ही बढ़िया बुक स्टोर्स हैं, ब्लॉसम एंड बुकवर्म, और दोनों में नए और पुराने किताब दोनों मिलते हैं। अच्छा। और ब्लॉसम के पास कई फर्स्ट एडिशन साइंड बाय जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, उनसे मैंने लिए। तो मेरे जो सपने जो है वो भी किताबों के बारे में।
मेरे सपने भी ऐसे रहते हैं कि मैं कहीं एक नए शहर में गया हूं और मेरे ट्रेन जाने के लिए 4 घंटे का वक्त है और मुझे कुछ करना है, तो मैं पान वाला से पूछता हूं कि कोई किताब खाना यहाँ पास में है और मैं जाता हूं वहीं। और मेरे सपने भी ऐसे हों, किताबों के खोज में, कि कोई पुराना, कोई आउट ऑफ प्रिंट किताब कहीं से मिल जाए। तो बैंगलोर में 2 बहुत ही बढ़िया बुक स्टोर्स हैं, ब्लॉसम एंड बुकवर्म, बोथ अराउंड चर्च स्ट्रीट, बिल्कुल शहर के बिल्कुल सेंट्रल CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आपने म्यूजिक पर 3 किताबें बताई, क्रिकेट पर आपकी किताब तो बहुत मशहूर है ही, क्रिकेट पर और कौन सी अच्छी किताबें जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे, जैसे आपने संगीत पर की? तो क्रिकेट में मैं अगर 3-4 किताबें रेकमेंड करूं, और माफ कीजिए ये अंग्रेजी में ही लिखे गए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया किताब जो मैं मानता हूं, द बाइबल ऑफ क्रिकेट राइटिंग, ऐसी किताब कभी पहले नहीं लिखी गई और नहीं लिखी जाएगी। उसका नाम है बियॉन्ड द बाउंड्री बाय CLR जेम्स, बाय वेस्ट इंडियन राइटर CLR जेम्स। भारतीय क्रिकेट में हमारे एक बुजुर्ग लेखक थे सुजीत मुखर्जी जी, उनके किताबें, उन्होंने एक किताब लिखा, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर। और सुजीत मुखर्जी की तरफ से, वो सुजीत मुखर्जी पटना के रहने वाले थे। तो उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि स्कूल में क्रिकेट खेलते थे, कॉलेज में लंबी रेल का सफर करते थे कॉलेज का मैच खेलने, तब वो बिहार के रणजी ट्रॉफी टीम में भी सेलेक्ट हुए। तो क्रिकेट फ्रॉम बिलो, ये नहीं कि IPL और टेस्ट क्रिकेट के बारे में, कि स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। और तीसरा किताब मैं रेकमेंड करूंगा, एक हमारे बहुत ही बढ़िया इतिहासकार हैं जो आजकल विनायक में पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में, उनका नाम है प्रशांत किदाम्बी। उन्होंने एक लेख लिखा, एक किताब लिखा जिसका नाम है क्रिकेट कंट्री। 1911 में भारत से पहला ऑल इंडिया टीम गया इंग्लैंड के दौरान पे जी। और उस टीम के बिल्कुल स्टार प्लेयर थे एक दलित बॉलर जिनका नाम था पलवंकर बालू। तो इस दौरान के बारे में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखा है, क्रिकेट कंट्री बाय प्रशांत किदाम्बी। तो ये 3 किताबें को मैं रेकमेंड करूंगा, बियॉन्ड द बाउंड्री बाय CLR जेम्स, एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर बाय सुजीत मुखर्जी, एंड क्रिकेट कंट्री बाय प्रशांत किदाम्बी। वाह, अच्छा सर, ये बताएं कि आपने तो इतने सारे अलग अलग विषयों पर लिखा है, बायोग्राफीज तो खैर जो गांधी की वो तो बहुत मशहूर हैं, आप गांधी की तरफ जब मुड़े हैं तो किन किताबों का, किन लोगों का रोल रहा कि आप गांधी की तरफ आए? क्योंकि आपने शुरुआत पर्यावरण इतिहास से की थी और फिर आप गांधी। मैं गांधी की तरफ मैं पर्यावरण इतिहास के माध्यम से ही आया, क्योंकि मेरा जो पहला किताब था वो चिपको आंदोलन का अध्ययन था, और चिपको आंदोलन के जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और राधा भट्ट, उन पे गांधी का बहुत ही प्रभाव पड़ा। तो दे वर लाइक लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ गांधी। तो उनके बीच में जाना, उनसे बात करना, उनके साथ यात्रा करना, तो उसी माध्यम से मैंने सोचा कि मैं गांधी के बारे में मैं डीप रिसर्च करूंगा, क्योंकि मैंने आज के समाज में गांधी का प्रभाव मैंने देखा। मेधा पाटकर को भी मेरी बाद में मेधा पाटकर से भी मुलाकात हुई, और जो गुजरात में एला भट्ट जिन्होंने सेवा स्थापित किया, एसोसिएशन। तो जब मैंने आज के समाज में देखा कि गांधी जीवित है, अभी भी जीवित है, तो मैंने कहा कि मैं गांधी पे एक किताब लिखूंगा। क्या बात है सर, ये बताएं, जो आज के दौर में इतनी फेक न्यूज है, इतने हेट मैसेजेस हैं, गांधी को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं उल्टी सीधी, तो क्या आपको लगता है एक समाज के बतौर हमारी जो इतिहास की समझ है, जो इतिहास की चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो खराब है, वो बिगड़ी हुई है? क्या आप कैसे देखते हैं हमारे, जबकि इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इतिहास अनिवार्य विषय है स्कूलों में, उसके बावजूद इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आप कैसे देखते हैं इस पूरे? तो जरूर बिगड़ा जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत गलतफहमी फैलाए जा रहे हैं, बहुत ही झूठे बोले जा रहे हैं गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में,
और कई लोगों के बारे में। तो इसका आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो मुश्किल है। मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं अपने किताबों के अलावा अखबारों में भी लिखूं, अपने समझ के और अपने शोध के माध्यम से मैं अखबारों में भी लिखूं। और मेरी ये प्रार्थना है अपने इतिहासकारों से कि वो भी अखबारों में लिखें। ये नहीं कि सिर्फ मोटी मोटी किताब लिखें जो यूनिवर्सिटी के लोगों ही पढ़े। अखबारों में भी लिखें और खास करके हमारे जितने भाषाएं हैं उनमें लिखें। जो मैं अपना कॉलम अंग्रेजी में लिखता हूं, मेरा जो फोर्टनाइटली कॉलम है जो टेलीग्राफ में आता है, पॉलिटिक्स एंड प्ले, इसका अनुवाद 10 भाषाओं में होता है। हिंदी में भी आता है, मराठी में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ा में भी, तमिल में भी, उड़िया में भी, पंजाबी में भी जी। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज हिस्टोरियंस टू कम्युनिकेट टू द ले पब्लिक। जो हमारी समझ है, जो हमारी सोच है, जो हम सच समझते हैं, वो हम और लोगों को भी बताएं। ये नहीं कि सिर्फ हम अपने क्लासरूम में या अपने विश्वविद्यालय में ही रखें, हम बाहर दुनिया में ले जाएं। अपना समझ जो है आप दुनिया में ले जाएं और औरों को भी के पास ले जाएं। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे एक शब्द हम बहुत सुनते हैं, री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री या राइटिंग द करेक्ट हिस्ट्री, जो आजकल एक तबका है जो कहता है कि पहले बहुत कुछ गलत लिखा गया, इतिहासकारों ने नेहरू और गांधी को जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दिया, तो अब हम री राइट करेंगे, रीक्लेम करेंगे। तो इस पूरे हंगामे को आप कैसे देखते हैं, ये जो री राइटिंग? ऐसा है कि हिस्ट्री इज नॉट फिजिक्स, हिस्ट्री इज नॉट साइंस। एवरी वर्क ऑफ हिस्ट्री हैज सम बायस, बट यू कैन रिड्यूस द बायस, यू कैन मिनिमाइज द बायस। और ये भी ठीक है कि कांग्रेस की जो सरकार थी पहले, उन्होंने नेहरू और नेहरू परिवार को ज्यादा माने बिल्कुल भगवान जैसा बना दिया था, और तो वो गलत था। लेकिन इसका जवाब नेहरू के बारे में गलतफहमी फैलाना, ये बिल्कुल जैसे कि कुछ दिनों पहले ये बिल्कुल मैं क्या कहूंगा फेक हिस्ट्री आया था कि नेहरू पटेल को अपने कैबिनेट में नहीं चाहते थे। ये तो बिल्कुल गलत था, इट वाज टोटल लाइज। पहला नाम नेहरू के लिस्ट में था पटेल, और उन्होंने लिखा कि यू आर द कॉलम ऑफ द कैबिनेट, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन कैबिनेट। लेकिन एक लेखक ने लिखा बिल्कुल गलत कि नेहरू पटेल को कैबिनेट में नहीं चाहते थे, और बुक रिलीज पे हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर शामिल थे, और उन्होंने ये बिल्कुल गलत बात उन्होंने भी कही कि इस किताब में लिखा है, और ये बिल्कुल गलत बात है, इट इज ऑल लाइज। तो ये बात सही है कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, वो तो ठीक है। लेकिन इसका आज अगर कोई दूसरी सत्ता में कोई दूसरी पार्टी आए, तो अगर ये बिल्कुल नेहरू का योगदान बिल्कुल मिटा दें, तो ये भी ये सही नहीं रहेगा। जी जी। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे अभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जहां लोकतंत्र हैं, कई जगह एक एक्सट्रीम राइट विंग का उभार, एक राइज हुआ। तो कई बार मैं यूं भी सोचता हूं कि क्या इसमें जो लिबरल थिंकर्स या इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे थे या जो उस तरह से सोचते हैं, उनकी कोई चूक रही, कोई गलती रही उनकी तरफ से, या ये जो उभार हुआ, या हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, आप बुद्धिजीवी को इतना ना समझे कि वो समाज को, इतिहास को बदल सकते हैं। दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये आजकल जो राइट विंग का जो हर देश में आप देख रहे हैं, इट इज अ बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन, लोगों ने कहा कि पूरा विश्व एक हो जाएगा, और उन्होंने कि पूरा विश्व एक हो जाएगा और हम सब एक जैसे जीने लगेंगे, बोलने लगेंगे, अपने कपड़े पहनने लगेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये आज जो आप देख रहे हैं, इट इज अ बैकलैश। रूस हो, टर्की हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, हर जगह ये देश प्रेम
ज्यादा बढ़ रहा है कि हम भारतीय हैं, हम रूस 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 के हैं, हम टर्की के हैं, हमको विदेश से कुछ नहीं चाहिए। आज ही मुझे ये खबर मिली कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, इसका नाम बदल दिया गया, निकाल दिया गया, क्योंकि कॉर्बेट अंग्रेज थे। अंग्रेज तो थे जरूर, लेकिन उनकी पैदाइश इस देश की थी, उनकी सेवा इस देश की थी, उन्होंने इस देश के खासकर पर्यावरण के लिए और उत्तराखंड के गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन क्योंकि चुनाव आ रहा है पास, तो अंग्रेज का नाम हटाना और उसके बजाय पार्क का नाम रामगंगा पार्क उन्होंने शायद ये तय किया है। तो मैं मानता हूं कि जो आप देख रहे हैं हर देश में, सिर्फ भारत में नहीं, जो जैसे कि ट्रंप ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी वांट नो फॉरेनर्स, बाहर के देश के लोग हमें नहीं चाहिए। तो यह पूरे विश्व, इट इज अ बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, मैं मानता हूं। और इसमें लिबरल थिंकर्स का कुछ रोल नहीं है। नहीं, मुझे लगा कि शायद हम अपनी भूमिकाएं सही से नहीं निभा पाए, या जो हमें कुछ और तरह से चेतना एक लानी थी। तो हम शायद हम ठीक कह रहे हैं, हम शायद ये नहीं समझ पाए कि लोगों का अपने देश से, अपने मिट्टी से, अपने जवान से, अपने धर्म से कितना माने अटैचमेंट है, कैसे जुड़े हुए हैं। कि जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे कि पूरा विश्व एक है, पूरा मानव एक है, हम सब एक जैसे हो जाएंगे, ये नहीं समझ पाए कि लोगों का अपने जमीन से, अपने जवान से बहुत ही माने गहरा रिश्ता है, और उसको आप तोड़ नहीं सकते। जी। अच्छा सर, अगर हिंदुस्तान की बात करें, अभी जैसे आप बहुत बात करते रहे डेमोक्रेसी के बारे में, अभी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हेल्थ आपको कैसी दिख रही है? अगर हम प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसको देखते हुए, उसकी सेहत कैसी है? उसकी सेहत सही नहीं है। पार्लियामेंट में बिल 2 मिनट 5 मिनट में पास हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है। अगर कोई अखबार कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करे, उस पे टैक्स के एजेंसी भेज देते हैं, जैसे दैनिक भास्कर, पोल, न्यूज लॉन्ड्री पे वगैरह वगैरह। तो हमारी डेमोक्रेसी की हालत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ही बढ़िया था। कांग्रेस राज में भी पुलिस और ईडी का बुरा इस्तेमाल हुआ, जरूर हुआ, खासकर विपक्ष के नेताओं पे हमला करने के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने जो इसको दूसरे लेवल पे ले गए, तो डेमोक्रेसी का हाल बहुत ही खराब है। और खासकर मैं मानता हूं कि हमारी पूरी जो पुलिस फोर्स जो है, इट इज आंसरिंग ओनली टू द रूलिंग पार्टी। ये बहुत गलत है। जैसे कि आप यूपी में आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। मीडिया को आप कैसे देखते हैं? अभी जो मीडिया की भूमिका है हमारे यहाँ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कैसे चैलेंजेस आपको दिखते हैं उसमें? तो चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि वो सरकार से डरे हुए हैं। मीडिया के जो मालिक है, खास करके दिल्ली में जो है बड़े अखबार और या बड़े टीवी चैनल, और मैं नाम भी ले सकता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, वो सरकार से डरे हुए हैं, सरकार का ही साथ लेते हैं, सच नहीं दिखाते हैं। और अगर आप दिल्ली से थोड़ा दूर रहें तो शायद आप सब दिखा सकते हैं हो। और हमारे भाषाओं में कुछ ऐसे जरूर लोग माने कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, बहादुर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन दिल्ली का जो मीडिया है, जिसको हम नेशनल मीडिया बोलते हैं, इट हैज बिकम, जैसे आजकल ये जो इनके बारे में जो कहते हैं गोदी मीडिया, कि सरकार के गोदी में बैठे हैं। तो इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि मीडिया का काम है सच दिखाना, ये नहीं कि सरकार का ही साथ ले हर वक्त। सही। अच्छा सर, मैं आप पे आता हूं, आपकी राइटिंग्स पे। क्या चीज है जो आपको लिखने के लिए मोटिवेट करती है? उमंग आप में क्या पैदा करता है? लिखने के प्रति जो उमंग है वो कहां से आती है? देखिए, मैंने संगीत की बात की जी। तो लोग संगीत में आते हैं प्रेम, क्योंकि उनको शौक है, प्रेम है। लेकिन उसके बाद
देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। रियाज करना पड़ता है। तो लिखना भी, राइटिंग भी ऐसा एक, मैं मानता हूं इट इज अ डिसिप्लिन। रोज चाहे मेरा मूड हो या ना हो, मुझे अपने डेस्क पे बैठना है और 3-4 घंटे डट के काम करना होगा जरूर। तो चाहे रात को नींद नहीं आए, चाहे कहीं और से बुरी खबरी आए, यू हैव टू ट्रीट इट एज अ जॉब, एज अ डिसिप्लिन, कि रोज आप बैठेंगे और 4-5 घंटे काम करेंगे। क्या बात सर, क्रिकेट की बात करें, जैसे आपने एक जगह कहा था कि T20 जो है आप उसको देसी ठर्रा की तरह उसको मानते हैं। मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं कि ये जो हमारा सुपरस्टार कल्चर है क्रिकेट में, या सुपर फैन कल्चर जो है, ये क्या आपको लगता है कि बाकी खेलों से, यहां तक के बाकी मुद्दों से भी ध्यान हटा देता? चूंकि क्रिकेट की इतनी दीवानगी है हमारे यहाँ, तो इस पूरे, चूंकि आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन भी हैं, आपने कहा भी है कहीं कि आप शायद बनना भी चाहते थे क्रिकेटर, तो आप इस पूरी दीवानगी को कैसे देखते हैं जो हिंदुस्तान में क्रिकेट? जरूर, मैं मानता हूं कि हमने एक खेल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है हमारे देश में, और इससे और खेलों पर भी नुकसान पड़ता है कि हमारे जो बैडमिंटन के स्टार हों या फुटबॉल के, हॉकी के, बिलियर्ड्स, रेसलिंग पे, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इनको फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं, इनको एंडोर्समेंट्स नहीं मिलते हैं। और मेरे मेरे जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले भी कहा, आजकल मैं अपने संगीतकारों को ही मानता हूं, दे आर ग्रेट, जो दे आर ट्रूली वर्ल्ड क्लास। कोई एक बल्ले के साथ ऐसा कुछ करे, उसको मैं ज्यादा, मैं नहीं मानता हूं। मैं देख पाता हूं, और मैं आईपीएल, आजकल आईपीएल चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सी टीम आगे है। टेस्ट मैच में मुझे मजा जरूर मिलता है। इट्स गॉट अ डिफरेंट ब्यूटी अबाउट इट, डिफरेंट रिदम। लेकिन मैं तो क्रिकेट से, मैं सच बोलूं हिमांशु, मैं भारतीय क्रिकेट से बोर हो गया। अगर कोई इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हो, या पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो, मेरा ज्यादा शौक है कि मैं वो मैच देखूं कि भारत का मैच हो। क्योंकि ये बहुत ही, मैं तो इसको, हम क्या कहूं, आई एम फेड अप ऑफ इंडियन क्रिकेट। इसकी वजह क्या आईपीएल या T20 है, या ऐसे ही आप बोर हो गए? नहीं, आईपीएल T20 एक वजह है। दूसरा ये कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, इन्होंने इनका, जैसे ये बिल्कुल सरकार, जैसे गोदी मीडिया बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सरकार के चमचे बन गए। कुछ महीनों पहले जब ये पॉप स्टार रिहाना का ट्वीट आया, क्या कारण था कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सब इसके खिलाफ ट्वीट करें? ये अपने खेल पे रखें ध्यान। ये हमारे किसान आंदोलन के खिलाफ क्यों बोले? सरकार का साथ क्यों लिया इन्होंने? क्यों ये चाहते हैं कि अपने एंडोर्समेंट, अपना पैसा को आप का रक्षा करें? तो our cricketers have disappointed me as human beings. कुछ लोग ये कहते हैं कि सचिन को देखना है तो आप कवर ड्राइव पे देखिए, स्ट्रेट ड्राइव पे देखिए, उनके ट्वीट्स पे मत देखें, खेल पर देखें। इस पर आप क्या कहें? तो ट्वीट क्यों कर रहे हैं? तो चुप रहे ना। क्या बात है। अब तो उनका जमाना चला गया है। अब तो वो इंडिया के लिए नहीं खेल सकते हैं, कवर ड्राइव नहीं मार सकते हैं। कवर ड्राइव सिर्फ ट्विटर पे मारते हैं, और वो मारते हैं इनसाइड एज। कवर ड्राइव नहीं, इनसाइड एज। जो ट्वीट तो करते हैं, इट इज लाइक अ इनसाइड एज। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बिल्कुल आखिरी लम्हों में सर, बहुत अच्छे से आपने हर चीज बताई। मैं थोड़ा उस जुमले पे आना चाहता हूँ, ये जो आपने T20 को देसी ठर्रा कहा था, मैं चाहता हूँ T20 या आईपीएल पर आप थोड़ी सी बात करें, और अगर टेस्ट क्रिकेट से उसका कंपैरिजन करके बता पाए पुराने क्रिकेटर्स के, तो वो थोड़ा सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा ही हो जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट का क्या एक लुत्फ था। देखिए, टेस्ट कई चीजें हैं। पहली बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में बॉलर को भी पूरा चांस मिलता है। आईपीएल में बॉलर्स को सिर्फ 4 ओवर मिलते हैं, लेकिन बैट्समैन पूरे 20 ओवर खेल सकता है, बॉलर को सिर्फ 4 ओवर मिलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में बॉलर को भी पूरा चांस मिलता है। टेस्ट क्रिकेट में विकेट बॉलर को मदद देता है। आईपीएल में
हमने बाउंड्री भी कम कर दिए हैं कि 50 गज का बाउंड्री है, क्योंकि हम सिर्फ ये देख रहे थे छक्का कौन मारेगा और कुछ नहीं, छक्का मारेगा और कुछ नहीं। इन टेस्ट क्रिकेट देयर इज इवन बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल। बिल्कुल जो बॉलर और बैट्समैन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, बैटल चल रहा है, जैसे कि आपने वसीम अकरम और सचिन तेंदुलकर खेल रहा है और विकेट में थोड़ा घास भी काफी है तो बॉल इधर उधर जा रहा है और बिल्कुल ठंड भी है तो सचिन को बिल्कुल ध्यान से खेलना पड़ता है। ये नहीं कि विकेट बिल्कुल फ्लैट है, बाउंड्री भी छोटे है और आईपीएल का अंधाधुन मारना, इधर उधर मारना। तो जो क्रिकेट का खास शौकीन जो भी होता है वो चाहता है कि बॉलर और बैटर के बीच में जो बिल्कुल बराबर का मौका रहे, बराबर का मौका, बिल्कुल बराबर का मौका हो। और चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, जैसे कि शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर के बीच में जो बैटल चलता रहता है, इतना मजा आईपीएल में आपको कभी नहीं मिल सकता। आईपीएल इज अ बैट्समैन्स गेम और कुछ नहीं। सर चलते चलते आखिरी सवाल यह है कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आपके ख्याल में भारत को आप कैसे देखते हैं? क्या तस्वुर है भारत का? मैं भारत को देखता हूं, ऐसे देखता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज भारत के बारे में यह है डाइवर्सिटी नॉट यूनिफॉर्मिटी। ये नहीं कि एक धर्म, एक भाषा, एक खाने का तरीका, एक कपड़ों पहनने का तरीका। लोगों को पूरा स्वतंत्र होना चाहिए, क्या खाएं, कैसे जिए, किससे शादी करें, कैसे कपड़े पहने, कौन सा भाषा बोलें, किस धर्म के को अपनाएं। तो द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया इज इट्स डाइवर्सिटी और उसको हम, उसकी रक्षा हमको करना चाहिए। यानी आजकल मैं जय श्री राम, मेरा नाम राम है, लेकिन मैं अपने भारतीयता को दिखाने के लिए जय श्री राम क्यों बोलूं? मैं नहीं बोलना चाहता। मैं किसी के खिलाफ हिंसा नहीं करूंगा, संविधान का ध्यान रखूंगा, मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। दैट इज इनफ। ये नहीं कि नारा लगाने से या झंडा ऊपर करने से। ये तो जो आजकल जो नेशनलिज्म चल रहा है, इससे देश की एकता नहीं बढ़ेगी। जैसे कि मैं दक्षिण से बोल रहा हूं, आजकल सरकार चाहती है कि पूरे दक्षिण में हिंदी की ज्यादा फैलाव हो। ये नहीं कि लोगों को नौकरी दो, लेकिन हिंदी की ज्यादा फैलाव हो, इस पे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो माय आइडिया ऑफ इंडिया इज ग्लोरी इन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियंस। सर एक सवाल शुरू कर रह गया था तो मैं पूछ लेता हूं, वो उससे क्या होगा? वो सवाल ये है कि आप पढ़ने लिखने की तरफ कैसे आए, रुझान आपका बचपन में कैसे हुआ? उसका फायदा ये होगा इस सवाल का कि बच्चों के लिए भी हमें कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएंगे कि उनको अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो यही है कि मेरी खुद किस्मत थी कि मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे थे और मेरे पिताजी इतने बड़े नौकरी में नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे सरकार में। लेकिन अगर मैंने कभी उनसे कहा कि अप्पा मेरे लिए ये किताब खरीदो, तो वो खरीद लेते। ये मैंने उनसे कभी ये सवाल नहीं पूछा, अप्पा मेरे लिए एक नया शर्ट खरीदो या नया टाई या मुझे मोटर बाइक चाहिए, ये नहीं। लेकिन मुझे ये किताब चाहिए, ठीक है ले लो, चाहे 50 रुपए का किताब। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी और मेरी ये भी, मैं दिल्ली में 5 साल पढ़ा भी और 5 साल मैंने नौकरी भी की और वहां पे बड़े लाइब्रेरीज थे, जैसे कि जेएनयू का लाइब्रेरी हो या तीनमूर्ति का लाइब्रेरी हो, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का लाइब्रेरी हो। तो मेरी ये खुद किस्मत थी कि मैं बचपन से आई वॉज सराउंडेड बाय बुक्स। किताबें पास में थे, चाहे मेरे घर में या मेरे स्कूल में या मेरे कॉलेज में। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत आभारी है। थैंक यू। और माफ कीजिए मेरी हिंदी थोड़ी ढीली है, लेकिन मैंने कोशिश तो की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बातचीत की आपने। थैंक यू। शुक्रिया।